हाय एवरीवन, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है यूट्यूब पर, डेली डोज ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब की। इस सीरीज़ में हम 10 मिसलीनियस क्वेश्चंस को चूज़ करते हैं जो ग्रामर और वोकैब पे बेस्ड होते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि अच्छे लॉजिक के ही क्वेश्चंस को चूज़ किया जाए, फिर चाहे ग्रामर हो या फिर वोकैब हो। ये इस सीरीज़ का सेशन नंबर 3 है। पिछले 2 सेशंस को आप सबने बहुत अप्रिशिएट किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी को कंटिन्यू करते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन 10 क्वेश्चंस को अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे, आप चाहें तो उन्हें टेस्ट के फॉर्म में पहले अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन को ओपन करना है। जो नहीं जानते मैं बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन का नाम है अश्विन क्लासेस लखनऊ, जिसे आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, फिर उसमें आप डेली क्विजेस में जाएंगे। डेली क्विजेस में डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब इस नाम से एक टेस्ट सीरीज होगी, क्विज होगा। उसके डोज 3 पे जाइएगा और फिर वहाँ पे 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप उन्हें अटेम्प्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ उन 10 क्वेश्चंस का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक तो तरीका है कि आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। दूसरा तरीका है कि एप्लीकेशन को ही ओपन करें, फिर पीडीएफ नोट्स में जाएं और वहाँ पर इस सेगमेंट में जाएं, डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब, और उसका डोज 3 जो पीडीएफ फाइल हो उसे डाउनलोड कर लें। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है उसको पढ़िए। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू अपहोल्डिंग। सर, अपहोल्ड करने का मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी दिशा में प्रयास करना, सपोर्ट करना। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का राज, एंड अडॉप्ट इफेक्टिव मेजर्स टू स्टॉप क्राइम्स। मतलब सरकार इस चीज़ के लिए कमिटेड है कि रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड किया जाए और साथ ही साथ क्राइम्स को रोकने के लिए कुछ इफ़ेक्टिव मेजर्स अपनाए जाए, मतलब प्रभावशाली तरीकों को अडॉप्ट किया जाए। इसमें जो रूल अप्लाई होगा वो ये कि ये जो आप वर्ड देख रहे हैं कमिटेड, पहली बात कमिटेड के बाद टू आता है जिसका मतलब होता है वचनबद्ध होना। दूसरी बात, कमिटेड टू के बाद आपको जीरंड का यूज़ करना होता है। हाँ, वैसे तो टू के बाद वी1 का यूज़ होता है, पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, बी यूज टू, अवर्स टू, अवर्जन टू, कमिटेड टू और एक्लिमेटाइज टू। तो इन सब के बाद क्या होता है कि टू के बावजूद भी जीरंड आता है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वैसा ही हुआ भी है सर। कमिटेड टू के बाद जो अपहोल्ड लिखा है उसकी आईएनजी फॉर्म आई भी है, लेकिन जो नहीं हुआ है वो देखिए कि कमिटेड का रिलेशन दो चीज़ों से है। एक अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ से, और दूसरा ये वाला हिस्सा अडॉप्ट इफेक्टिव मेजर्स टू स्टॉप क्राइम्स। ये सेंटेंस दो हिस्सों में है। अगर हम इसे अलग अलग देखें तो एक यहाँ तक है, द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। फिर दूसरा सेंटेंस फिर से यहाँ से शुरू होता है, द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू, और इसके बाद सीधे यहाँ जाता है अडॉप्टिंग इफेक्टिव मेजर्स टू स्टॉप क्राइम्स। इसी अडॉप्ट को आपको क्या कर देना है, फिर अडॉप्टिंग कर देना है। जब एंड के पहले आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई है, एंड के पहले आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई है, तो एंड के बाद भी तो आप आईएनजी फॉर्म ही लगाएंगे, यही नियम होता है। जैसे एक फ्रेज है डू और डाई, इसमें कनेक्टर आ गया है और, राइट। अब इस कनेक्टर के पहले जो डू है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बाद में जो डाई है वो भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये कॉम्बिनेशन ठीक है। मान लो यहाँ डाइड कर दिया जाए या डाइंग कर दिया जाए तो वो गलत हो जाएगा। आ गया होगा समझ में कि एंड के पहले जब अपहोल्ड की आईएनजी फॉर्म आई है तो एंड के बाद अडॉप्ट की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 2। नाइदर वी बिलीव इन कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म का मतलब सांप्रदायिकता, नॉर डू वी अप्रूव इट। ना तो हम सांप्रदायिकता में यकीन रखते हैं और ना ही हम इसका समर्थन करते हैं। अप्रूव करने का मतलब होता है समर्थन करना या बढ़ावा देना, जिसको कह सकते हैं। तो ना तो हम सांप्रदायिकता में यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और ना ही हम इसे बढ़ावा देते हैं। पहली बात ध्यान से देखिए, इधर क्या लगा हुआ है, नॉर लगा हुआ है, तो इस तरफ आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम नाइदर लगाएं।
ठीक, नाइदर लगाएं। लेकिन नाइदर कैसे लगाएं? सब में तो नाइदर लगाएं, इसको छोड़ करके। नाइदर वी बिलीव नाइदर डू वी बिलीव, क्या करना चाहिए? तो सुनिए, एक तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट है, इसे मैंने अभी अभी एक दूसरी सीरीज भी शुरू की है जिसको मैंने नाम दिया है गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये जो गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की सीरीज है, इसके ना रूल नंबर 2 के वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो अपने आप इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। इसका जो सही आंसर है वो ये है, ऑप्शन नंबर सी। कैसे? अगर आप ऑप्शन नंबर बी को रखना चाहते हैं तो उसका सही ऑर्डर होना चाहिए वी नाइदर बिलीव, ये ऑर्डर होना चाहिए। इसमें जो है बिलीव वर्ब नाइदर के पहले है, जबकि नियम के मुताबिक नाइदर के बाद बिलीव वर्ब को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर के बाद अप्रूव वर्ब आई है कि नहीं आई? वो और बात है कि इन्वर्जन भी हुआ है, पर इन्वर्जन हुआ है पर वर्ब है तो बाद में ही। तो जब नॉर के बाद वर्ब है इस तरफ, तो इस तरफ नाइदर के बाद वर्ब होनी चाहिए, वो है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। दूसरी बात, अगर आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत में अगर आप नाइदर लगा रहे हैं और फिर आगे एक सेंटेंस लिख रहे हैं, हाँ भाई एक सेंटेंस यहाँ तक बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे, नाइदर वी बिलीव इन कम्युनलिज्म, ऐसे बनेगा ना, नाइदर वी बिलीव इन कम्युनलिज्म। तो जब नाइदर शुरू में आ रहा है और सेंटेंस लिखा हुआ है तो फिर नाइदर वाले पार्ट में इन्वर्जन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ किया गया। नाइदर के बाद वी बिलीव जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ जिसकी ऑक्सिलरी वर्ब डू डज होती है, वी के हिसाब से डू लगा दिया गया। नाइदर डू वी बिलीव, ये आंसर हो गया। अब कुछ स्टूडेंट ने हो सकता है कि डी को चूज किया, हो सकता है वी डू नॉट आइदर बिलीव। उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप ये ना समझा करें कि नॉट आइदर बराबर नाइदर होता है, हमेशा होता भी है तो ज़्यादा आपको इसको बढ़ावा नहीं देना है, ठीक। दूसरी बात, जब नॉट आइदर लगा होता है तो आगे नॉर नहीं आता, और आता है, क्योंकि ये नॉट और आइदर स्प्लिट हो जाते हैं, ये ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे, आइदर और उसके पहले नॉट लगता है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी के साथ चले भी तो फिर हमको इस नॉर की जगह और लगाना होगा। हमेशा याद रखें आप इस बात को कि नॉट आइदर के बाद नॉर नहीं आता, क्योंकि नॉट आइदर का आइदर अपने आप को नॉट से अलग कर लेता है। जब वो अपने आप को नॉट से अलग कर लिया तो फिर आइदर के बाद और ही रहेगा। डिटेल में इस बात को समझने के लिए आपको गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के रूल नंबर 2 को ज़रूर देखना चाहिए। नंबर 3, विद एन इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, ये जो अर्बन पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है इसी के साथ मतलब शहरों में जो जनसंख्या है वो बढ़ी है बहुत तेजी से, तो इस इंक्रीज के साथ डिमांड्स अराइज, डिमांड्स कम राइजिंग या कम राइजिंग डिमांड्स, देयर कम राइजिंग डिमांड्स फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज क्लीन वाटर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउसिंग। मतलब कहा जा रहा है कि जब अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसी रेशियो में जो बेसिक सर्विसेज है, जैसे कि साफ पानी, सही ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और हाउसिंग मतलब घर, इसकी भी डिमांड बढ़ती है सर। जब शहरी आबादी बढ़ती है तो इन सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ती है। अब क्या आना चाहिए सर? पहली बात देखिएगा ध्यान से, हाँ, डिमांड्स कम राइजिंग डिमांड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कम राइजिंग डिमांड्स। कैसे समझेंगे सर? यहाँ पर आगे इन्वर्जन होगा, क्या होगा? इन्वर्जन होगा। ये आइडियली सेंटेंस डी से शुरू हो रहा है, सुनिएगा कैसे, देयर कम राइजिंग डिमांड्स, और उसके बाद ये, ध्यान से सुनिएगा, सेंटेंस की शुरुआत कैसे है? देयर कम राइजिंग डिमांड्स फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज क्लीन वाटर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउसिंग विद एन इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, फिर ये फुल स्टॉप। मतलब ये जो विद एन इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन है, ये हिस्सा सेंटेंस के एंड में है और सेंटेंस की शुरुआत जो है वो देयर से है। लेकिन हुआ ये कि ये जो एंड में होना चाहिए हिस्सा,
विद एन इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन। वो उठ करके आ गया शुरुआत में, वो उठ करके आ गया शुरुआत में। तो जब वो उठ करके शुरुआत में आ गया तो अब एक चैनल ओपन हो गया फॉर इन्वर्जन। और जब इन्वर्जन हो जाए सेंटेंस में तो फिर देयर को हटा देना चाहिए। मतलब देयर का कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई सेंटेंस की शुरुआत में ना आ रहा हो तो देयर को लगाइए, और अगर कोई आ गया है तो देयर को हटा दीजिए। अगर ये हिस्सा ना होता सर शुरू में, तो शुरू कैसे करते फिर आप, समस्या थी ना, तो हम डी से शुरू करते। पर जब ये हिस्सा शुरू में आ गया तो इस देयर की कोई ज़रूरत नहीं है। सुन रहे हैं ना? हाँ, इस तरीके से, जैसे ऐसे कहा जाए, देयर वर kept a few toffees among chocolates। अब ये सेंटेंस है, देयर से स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम अमंग चॉकलेट से शुरू कर दें, ऐसे लिख दें, अमंग चॉकलेट्स, तो अब फिर इस देयर की कोई ज़रूरत नहीं, फिर सीधे लिखिए वर केप्ट अ फ्यू टॉफीज। वही मैं कह रहा था सर, जब शुरू में कोई नहीं आ रहा था तो देयर आ गया, और अब जब अमंग चॉकलेट्स आ गए स्टार्ट में तो फिर अब देयर की कोई ज़रूरत नहीं बन रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो फिर ये सेशन आपको काम नहीं आएगा ज़्यादा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चीज़ों को बहुत हद तक पढ़ रखा हो। जब मैं इन्वर्जन की बात करूं तो इन्वर्जन का कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो, और होएगा ही नहीं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ, नंबर 2 और नंबर 3 में सेम कॉन्सेप्ट आया है। अब नाइदर नॉर के केस में यूजुअली लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि नाइदर आएगा तो नॉर भी आएगा, साथ ही साथ वर्ब नॉर के हिसाब से आएगी। अब नंबर 2 में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ उसकी कोई उम्मीद कहाँ करता है? तो ये ज़रूरी है कि आप बिल्कुल बिगिनर ना हो। नंबर 4, या अगर आप बिगिनर हो तो आप मतलब बहुत ही क्विक लर्नर हो, कुछ बताया जाए तो बहुत तेज़ी से सीखें। नंबर 4 में देखिए सर, एक बात, नीड नॉट आता है तो उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। नीड नॉट आता है तो उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, जिसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी बात, जब इस तरफ नॉट लगता है बाद में तो इस तरफ नीड्स नहीं होता। मतलब अगर नॉट आ गया है तो नीड्स नहीं लिखा जाता सर। ये ज़रूरी है कि अगर नॉट आया है तो या तो नीड लिखा जाए या पास्ट में चले जाओ और नीडेड लिख दो, वो चल जाएगा, वो चल जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि नॉट आया है और आप नीड्स लिखें। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नॉट के इधर बाद में आने पर नीड बन जाता है मॉडल ऑक्सिलरी। क्या बन जाता है? मॉडल ऑक्सिलरी। और सर किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी में एस ई एस नहीं लगता। मैं बताता हूँ, ये देखिए, मे है के बाद नॉट लगा दीजिए, मे का दूसरा फॉर्म माइट है, बाद में नॉट लगा दीजिए। क्या ये हुआ है कि मे में एस लगे और नॉट आ जाए? नहीं ना। ये देखिए नीड नॉट हो गया जैसे मे नॉट है, ये देखिए नीडेड नॉट हो गया जैसे कि माइट नॉट है। पर ये देखिए मे इज नॉट नहीं हुआ ना, मे ने एस नहीं लगाया तो नीड भी एस नहीं लगाएगा। मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे नीड्स नहीं आता, सिर्फ नीड आता है और नीडेड आता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे नीड्स का यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाता। इस आधार पर पहली बात तो ये दो ऑप्शन ही गलत हो गए, बी और सी, क्योंकि नीड्स लिखा हुआ है। अब ए और डी में कौन सा सही है ये यहाँ से तय होगा इस रूल से। क्या कह रहा है ये रूल? कि नीड नॉट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, विच मीन्स सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बीच में कुछ नहीं। जैसे ये देखिए ना, है ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को चूज करोगे तो यहाँ टू भी लग जाएगा। आपको डी वाले को चूज करना चाहिए, क्योंकि नीड नॉट के बाद जो बेयर इन्फिनेटिव आता है उसके बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं आता। अगर आप ए को चूज करोगे तो ये हो जाएगा वन नीड नॉट टू बी, जबकि आप डी को चूज करोगे तब होगा वन नीड नॉट बी। यही आपको चाहिए, नीड नॉट के तुरंत बाद वी वन आ जाए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नंबर 5, द गवर्नमेंट हैज सेड, सरकार ने क्या बोला है, दैट इट वुड यूज डेटा माइनिंग,
सरकार ने ये कहा है कि वो डेटा माइनिंग का इस्तेमाल करेगी टू फिगर आउट। ये देखिए गलत हो गया। तो साफ सुथरा नियम है कि टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर टू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी भी तो बीच में बी लगेगा तब आएगी। 2+B+B3। ये तो गलत ही लिखा, फिगर्ड कर दिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? फिगर्ड आउट गलत हो गया, तो ये नहीं होगा। सरकार ने कहा है कि वो डेटा माइनिंग व्यवस्था का यूज़ करेगी टू फिगर आउट वेदर लार्ज डिपॉजिट्स इन अकाउंट्स आर कंसिस्टेंट विद देयर डिक्लेयर्ड इनकम्स। मतलब कि जो अकाउंट्स में बहुत बड़ा भारी भरकम पैसा जमा है लोगों के, जो बहुत ज़्यादा पैसा जमा है लोगों के अकाउंट में, वो उनके द्वारा जो इनकम डिक्लेयर की जाती है, जो डिक्लेयर्ड इनकम है, उसके हिसाब से उसका तालमेल है। मतलब दोनों चीज़ें कंसिस्टेंट हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति जो इनकम डिक्लेयर करता है वो है कि साल में वो 2 लाख कमाता है, और बैंक में जो डिपॉजिट उसने इनकम कर रखी है वो तो ऐसे कर रखी है कि वो साल में 40 लाख रुपए कमाता हो। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो डेटा माइनिंग सिस्टम का यूज़ करेगी ताकि वो इस बात का पता लगा सके कि यही बात सच है या फिर ये बात सच नहीं है, कोई और बात सच है। कि लोग डिपॉजिट अलग रेशियो में पैसा करते हैं और दिखाते इनकम को डिक्लेयर अलग तरीके से करते हैं। मतलब इस बात की सच्चाई का पता लगाना मालूम नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ये इसका मीनिंग है। पहली बात, आप फिगर आउट करेंगे। ठीक, ये सब तो गलत ही हो गया, ये सब गलत हो गया। आप फिगर आउट करेंगे क्योंकि एक रूल है कि पर्पस जब दिया हो, क्या दिया हो? पर्पस, तो इन्फिनेटिव ही आना चाहिए। पर्पस ही तो है, उद्देश्य, कि सरकार डेटा माइनिंग को क्यों यूज़ करेगी, इससे क्या फ़ायदा होगा उसको, क्या उद्देश्य है इसको। आप शेयर मार्केट में या LIC की पॉलिसी क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको कोई फ़ायदा होता तो वो उद्देश्य है आपका ना। समझ रहे हैं ना? उद्देश्य के लिए आपको इन्फिनेटिव लगाना होता है। ठीक, जैसे कहा जाए यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए टू पास द एग्ज़ाम्स। तो तुम मेहनत क्यों करो? उसका उद्देश्य है कि तुम एग्ज़ाम पास करना चाहते हो, तो टू पास द एग्ज़ाम। अगर मैं लिख दूँ यू शुड वर्क हार्ड फॉर पासिंग द एग्ज़ाम्स तो गलत है। पर्पस के लिए फॉर और जीरन नहीं आता। पर्पस के लिए फॉर प्लस जीरन नहीं लिखा जाता। पर्पस के लिए 2+V1 यानी इन्फिनेटिव लिखा जाता है। तो फिगर आउट करना है, फिगर आउट एफ। अच्छा, चीज़ें क्लियर है नहीं कि ये बात सच है कि झूठ है। तो जब अनिश्चितता का भाव हो तो एफ लगाते हैं, और कई बार वेदर लगा लेते हैं। वेदर वाला कोई ऑप्शन ठीक नहीं है तो एफ लगा लेंगे हम। टू फिगर आउट, पता लगाना। और ये भी कहीं लिख लीजिएगा, अगर जिस किसी को भी फिगर आउट का मीनिंग ना मालूम हो, पता लगाना, कंफर्म करना। नंबर 6, द वुमेन हैज़ सॉट द मेडिकल अबॉर्शन टर्मिनेशन रिलीव मतलब आराम, डिलीवरी मतलब चीज़ों को डिलीवर करना, ऑफ हर प्रेगनेंसी फॉर हर फिटस का मतलब होता है भ्रूण, वॉज सफरिंग फ्रॉम अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि जो भ्रूण था उसको एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। अच्छा, अगर पेट में पल रहे बच्चे को कोई समस्या है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो ऐसे में बात डिलीवरी की नहीं होगी, बात या तो ट्रीटमेंट की होगी। और अगर ये लगता है कि समस्या ऐसी है कि उससे बच्चा सफ़र ज़रूर करेगा तो फिर अबॉर्शन की बात होगी। अगर 3rd या 4th मंथ में ये पता चलता है कि बच्चे जो फिटस है उसके ऑर्गन्स ठीक से नहीं बन रहे हैं, या उसके ब्रेन में कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ऐसे में यही तो बात आएगी, या तो ट्रीटमेंट के थ्रू इसको ठीक करा लिया जाए या बच्चे को अबॉर्ट करवा दिया जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसा ही कुछ मामला होगा। इस आधार पर आपको लग सकता है कि ऑप्शन नंबर ए आंसर है, हालांकि ए नहीं है, बी है आंसर। ध्यान से सुनिए, जिस शब्द को हम आप लोकल लैंग्वेज में आम बोलचाल में अबॉर्शन कहते हैं, मेडिसिन में उसी को टर्मिनेशन कहा जाता है। एक टर्म आता है MTP, एक शब्द, एक मतलब एब्रीविएशन है, टर्म है MTP। इसका मतलब ही होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, जिसको कहते हैं ना कि बच्चा गिरा दिया गया, बच्चे को अबॉर्ट करा दिया गया, तो उसका जो
ऑफिशियल नाम है वो अबॉर्शन नहीं है, टर्मिनेशन है। बाकी वर्सन और एग्रीवेट का मामला ठीक है। एग्रीवेट का मतलब भी होता है खराब होना और ज़्यादा, वर्सन का मतलब भी यही होता है और ज़्यादा खराब होना। तो इसमें यही लिखा है कि महिला ने ये मांग करी है, शॉर्ट मतलब मांग करना, ये मांग करी है कि उसे अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराने का परमिशन दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसके फिटस में कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम जो है टाइम के साथ क्या करेगी, सही नहीं होगी, बढ़ेगी। और जब चीज़ें बिगड़ने लगें तो वहीं पे वर्सन आता है या एग्रीवेट आता है। ये दोनों बराबर ठीक हैं, लेकिन अबॉर्शन नहीं होगा। मेडिसिन के टर्म में टर्मिनेशन शब्द आता है। आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद अच्छा लगा होगा। रिलीफ का मतलब आराम से होता है। किससे होता है? आराम। और ये भी याद रखिए कि जिस चीज़ से आराम मिले तो रिलीफ के बाद ऑफ लगा के उसे जोड़ें, फ्रॉम लगा के नहीं। नंबर 7, द कंपनी हैज़ होटल्स इन 60 सिटीज अक्रॉस 16 स्टेट्स। इस कंपनी के पास जो है 16 शहरों में 16 राज्यों में 60 शहरों में होटल्स हैं। 16 स्टेट्स के 60 सिटीज़ में जो है होटल्स हैं। एंड प्लानिंग टू एक्सपैंड, बुद्धि लगाइए सर, कंपनी के होटल्स हैं 16 राज्यों में, इतने शहरों में, और कंपनी प्लान भी कर रही कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाए। सर जब अगर कंपनी प्लान कर रही है तो ये कॉन्टिन्यूस हुआ। कॉन्टिन्यूस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है जिसके पहले इज एम आर भी लगता है। आपने प्लानिंग तो लिखा पर इज एम आर नहीं लिखा, और ऐसा भी नहीं कि उस इज एम आर को पीछे लिख दिया, पीछे तो आपने हैज़ लिखा। अगर यहाँ पर इज लिखा होता तो हम प्लानिंग के आगे इज ना लगवाते, आर चाहिए होता, और यहाँ आर लिखा होता तो यहाँ आर ना लगवाते। लेकिन चूंकि इसकी वर्ब अलग है, ये ऑक्सिलरी वर्ब अलग है, और इसको जो ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए वो अलग चाहिए, तो आपको भाई ऑक्सिलरी वर्ब लिखनी ही पड़ेगी। तो इज एम आर प्लस प्लान की आईएनजी फॉर्म अगर चलेगा तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके अलावा अगर कुछ होगा तो वो देख लेते हैं। देखिए ए होगा नहीं, क्योंकि होटल्स हैं ये बोला जा रहा है, हैड होटल्स नहीं, हैज़ होटल्स है, मतलब होटल्स हैं। तो ये तो प्लान्ड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म होने के नाते पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना। आप हैज़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट क्यों लगाओगे? और फिर दूसरी बात आगे होगी भविष्य में, लिखा भी तो है। टूरिज्म इम्पोर्टेंस के हिसाब से जो है पिलग्रिमेज वाले जो टाउन्स हैं, तीर्थ स्थानों वाले जो टाउन्स हैं, वहाँ पर वो अपने बिजनेस को स्टैब्लिश और करेंगे, सेटअप करेंगे, प्लान करें एक्सपैंड करने को। तो फिर ये नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपने प्लान कर ही लिया है, ध्यान से सुनिएगा सर, हैज़ प्लान्ड का मतलब है कि योजना बना ली है। कहते हैं कि अगर आपने योजना बना ली है तो उसको ये नहीं कहते कि आपने योजना बना ली है, उसको कहते हैं कि आपने निर्णय ले लिया है, आपने डिसीजन ले लिया है। आइडियल मेथड ये कहता है कि आपको यहाँ पर जो है अगर परफेक्ट रखना ही चाहिए तो डिसाइडेड रखना चाहिए, एंड हैज़ डिसाइडेड। प्लानिंग की जा रही होती है, ये नहीं बोल सकते कि प्लानिंग की जा चुकी है। अगर प्लानिंग की जा चुकी है तो फिर वो डिसीजन लिया जा चुका है ये कहा जाएगा। ठीक, तो कंपनी योजना बना रही है कि वह अपने बिजनेस को एक्सपैंड करे, तो प्लान कर रही है, इज प्लानिंग होगा। नंबर 8, ही हैज़ बिकम ए एन फ्यूजिटिव अकम्प्लिस आइकोनोक्लास्ट और आर्सनिस्ट फ्लीइंग फ्रॉम जस्टिस। फ्ली का मतलब होता है भागना, जिसका सेकेंड फॉर्म फ्लेड होता है, थर्ड फॉर्म भी फ्लेड होता है। भागना, खास तौर पे जान बचा के भागना, जान बचा के भागना। अब बताइए, वो न्यायिक प्रक्रिया से भाग रहा है। फ्लीइंग फ्रॉम जस्टिस का यही तो मतलब हुआ कि वो न्यायिक प्रक्रिया से भाग रहा है। सर जो व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया से भागता है उसको हिंदी में भगोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? भगोड़ा। और अंग्रेजी में उसे ही फ्यूजिटिव कहा जाता है। अकम्प्लिस तो उसको कहते हैं जिसने साथ में मिल के कोई अपराध किया हो, जिसे आप सह अपराधी कहते हैं हिंदी में, और पार्टनर इन क्राइम कह सकते हैं इंग्लिश में। तो अकम्प्लिस नहीं होगा ना, सह अपराधी की बात ही नहीं। आइकोनोक्लास्ट तो उसको कहते हैं जो अनऑर्थोडॉक्स हो। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब जो रूढ़िवादी ना हो, जो झूठी मूठी पुरानी परंपराओं को ना मानता हो। तो आइकोनोक्लास्ट तो एक पॉजिटिव वर्ड है सर, ऐसा लोगों को होना चाहिए। आर्सनिस्ट वो जो आग लगा देता है, वन हु सेट थिंग्स ऑन फायर, वन हु सेट्स थिंग्स ऑन
फायर। तो आर्सनिस्ट होगा नहीं सर, फ्यूजिटिव कहा जाएगा, जो न्यायिक प्रक्रिया से भाग रहा है वो भगोड़ा हुआ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द प्रेजेंट डे गवर्नमेंट एंड ऑल द प्रीवियस वंस, मतलब जो आज की सरकार है, वर्तमान सरकार है, और सभी पिछली सरकारें, ये जो वंस आया है ये गवर्नमेंट की ही प्लूरल फॉर्म को रिप्लेस कर रहा है। अगर वंस नहीं आता तो यहाँ बोला जाता ऑल द प्रीवियस गवर्नमेंट्स, तो नाउन को रिपीट ना करना पड़े इसीलिए वन को लिख दिया गया। चूंकि गवर्नमेंट्स की बात होनी थी इसीलिए वन की प्लूरल फॉर्म भी आ गई। जो वर्तमान सरकार है और जो सभी पिछली सरकारें हैं, हैव हार्डली डन एनीथिंग। ये देखिए, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है जिसके साथ एनी आना चाहिए, आया भी है, आया है सर हार्डली के साथ। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, ये सब एनी को पकड़ते हैं, एनी आया भी है। एरर यहाँ है सर, जो फ्रेज है वो है टेक क्रेडिट फॉर। क्या होता है? टेक क्रेडिट फॉर। जब आप किसी चीज़ की सराहना लेते हैं, किसी चीज़ का श्रेय आप लेते हैं, तो होता है टेक क्रेडिट फॉर, ठीक। और अगर कोई क्रेडिट दे रहा होता है तब होता है गिव क्रेडिट फॉर। गिव क्रेडिट, टू लगाना है तो जिसको क्रेडिट दिया जाएगा वो पर्सन आ जाएगा, और अगर फॉर लगा दोगे तो जिस वजह से क्रेडिट दिया जा रहा है, जो चीज़ आपने करी है वो आ जाएगा। तो गिव क्रेडिट फॉर हो या टेक क्रेडिट हो, आपको फॉर यहाँ लगाना है। ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके लिए वो क्रेडिट ले सकें, जिसके लिए वो क्रेडिट लेना चाहें या लेने की बात करें। टू टेक क्रेडिट फॉर, यहीं पे एरर है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एनी पॉलिटिकल लीडर, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को शुड नॉट कीप, आइडियली सेंटेंस की शुरुआत में एनी नहीं आता और आगे नॉट नहीं आता, ऐसे सिचुएशन को ज़्यादातर ऐसे लिखते हैं लोग, नो पॉलिटिकल लीडर और शुड। अक्सर लोग ये पसंद करते हैं कि नॉट ना लगाएं और इधर एनी ना लगाएं, सीधे इधर नो या नो से संबंधित कोई वर्ड लगाते हैं। यद्यपि ये ठीक है, गलत नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ। नो पॉलिटिकल लीडर शुड भी करेक्ट है, एनी पॉलिटिकल लीडर शुड नॉट भी करेक्ट है। एनी पॉलिटिकल लीडर शुड नॉट कीप हिज पार्टीज इंटरेस्ट ओवर हिज नेशन। इंटरेस्ट का मतलब होता है स्वार्थ या लाभ, या जिसको हित कह सकते हैं। किसी भी राजनेता को अपनी पार्टी के हित को नहीं रखना चाहिए ऊपर, किससे? देश से। किसी भी राजनेता को अपनी पार्टी के हित को देश से ऊपर नहीं रखना चाहिए सर, देश से नहीं, देश के हित से ऊपर नहीं रखना चाहिए सर। पार्टी को कंपेयर करिए देश से, तब ऐसे बोलिए कि किसी भी नेता को पार्टी को देश से ऊपर नहीं रखना चाहिए, पार्टी को देश के ऊपर। लेकिन आप कह रहे हो कि पार्टी के हितों को नहीं रखना चाहिए। आप पार्टी कहाँ बोले, पार्टीज इंटरेस्ट भी तो बोले। तो आप कह रहे हैं कि पार्टी के हितों को ऊपर नहीं रखना चाहिए, तो देश के ऊपर नहीं सर, देश के हितों के ऊपर। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, नेशन में बस अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दीजिए, ओवर हिज नेशंस। जैसे अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दोगे तो नेशंस क्या मतलब हो जाएगा? नेशंस इंटरेस्ट। नेशंस का क्या मतलब हो गया? नेशंस इंटरेस्ट। इस तरीके से सर, इस तरीके से ये सेशन ओवर हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आपको समझ में आया होगा। फीडबैक के माध्यम से बताइएगा कि ये सीरीज़ आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है, और आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं कि सर इसमें ये बदलाव किए जाने चाहिए। अगर मुझे कुछ कंस्ट्रक्टिव लगेगा तो मैं ज़रूर शामिल करूँगा। एक बात और, आप में से जिन भी लोगों को मुझसे ऑफलाइन क्लासेस करनी हो तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, फेनिक्स मॉल के पास में। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिन 10 क्वेश्चंस को अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कम समझ में आया हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा तो मैं उधर भी आंसर करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।